चलिए नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन में और यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट और नया जो आपका सब्जेक्ट है या फिर आप लैंग्वेज बोले वो स्टार्ट करने वाले हैं। और सब्जेक्ट का नाम क्या है, उस लैंग्वेज का नाम क्या है बच्चे? इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से हमें क्या पढ़ना है, आज की जो क्लास है ये केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास है। और इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश एकदम बेसिक से पढ़ाइए, इंग्लिश हमें कुछ भी नहीं आता। तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि एकदम बेसिक से ये क्लास चलेंगी और इन क्लास में क्या क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपके लिए कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। तो जो भी बच्चा अगर क्लासेस ऑनलाइन देखना चाहता है तो ऑनलाइन क्लासेस तो आप एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं, वहां पे भी क्लासेस होंगी। बाकी यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस होंगी, पूरी तो नहीं होंगी लेकिन कुछ क्लासेस होंगी। ठीक है, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले समझिएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये बताना हमें पड़ेगा कि ये कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं, आज की क्लास जो करने आए हैं, कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का, लाइक एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम का मतलब क्या है, जैसे कि बच्चे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया। सीपीओ में तो बहुत सारा आता है, पूरा मेंस का पेपर इंग्लिश का ही होता है 200 नंबर का। एमटीएस का पेपर हो गया, ठीक है, या फिर जो भी आप पेपर देते हैं, जीडी का हो गया, कोई भी पेपर देते हैं एसएससी का सारा कवर होगा। दूसरा, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम देते हैं, पीओ लेवल का, क्लर्क लेवल का, तो सारा चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में सीजी व्यापम का, सीजी व्यापम की बात करें तो सीजी व्यापम में होता क्या है कि हर एक एग्जाम में सीजी व्यापम में इंग्लिश जरूर आता है, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो गिनती के 10 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 10। और हर एक वैरायटी से क्या क्या आता है वो सारा आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सीजी व्यापम भी इसी में कवर हो जाएगा, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपका ये इंग्लिश स्पेशल बैच है जिसमें आपका सीजी व्यापम हो या एसएससी हो या रेलवे हो, आपका सारा कंप्लीट होगा, या बैंकिंग हो। रेलवे में तो सॉरी नहीं आता, बैंकिंग में। क्लियर है? तो ये साथ में सीजीपीएससी अगर आप देते हैं तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में तो इंग्लिश नहीं होता है, लेकिन ये मेंस में होता है। किसमें होता है? मेंस में। तो मेंस के लिए भी आपको अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितना हम कराएंगे उतना एनफ रहेगा। सीजीपीएससी का मेंस भी आपका इसी में कवर हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ में और कौन कौन से एग्जाम होते हैं, तो एक तो बच्चे एसएससी कवर करेंगे अपन, साथ में बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं वो आपका कवर हो जाएगा। साथ में एलआईसी वगैरह के जो पेपर होते हैं, एलआईसी डब्ल्यू वगैरह का, जो हर साल 2 साल में आता रहता है, ठीक है, वो कवर हो जाएगा। साथ में सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम होता है या फिर पीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है, जैसे एसीएफ रेंजर का हो गया, उसमें भी इंग्लिश काफी पूछता है। ठीक है, साथ में अगर आप सीजीपीएससी का मेंस देंगे तो उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज आता है। तो सीजी व्यापम हो गया, पीएससी हो गया, सीडीएस का पेपर हो गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हो गया। अगर आप टीचिंग के एग्जाम्स देते हैं, टीचिंग के एग्जाम आजकल आप दे रहे होंगे, जैसे सीटेट हो गया, सीजीटेट हो गया, ठीक है, केवीएस का पेपर हो गया, केंद्रीय विद्यालय वाला जो आता है, या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, सारा एग्जाम यहाँ पे कवर होगा। तो आप इससे कंफ्यूजन से दूर रहिएगा कि सर ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो आप क्लास ले रहे हैं या जो आप करा रहे हैं ये कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा। तो हम आपसे पहले ही बता देते हैं, सारे एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, क्योंकि सभी एग्जाम का लगभग सिलेबस सेम है और लगभग चीजें सेम चीजें आती हैं। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में आएंगे, सारी चीजें तो कवर हुआ कि हमने आपको ये बताया। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में। सबसे पहली बात, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज आपको ये पता चला कि एग्जाम कौन कौन से। साथ में आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सर एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं बच्चे, इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है और इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स एक सब्जेक्ट है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई भाषा नहीं है। अगर आप कोई और साइंस पढ़ते हैं तो साइंस भी कोई भाषा नहीं है, एक सब्जेक्ट है। लेकिन इंग्लिश के साथ थोड़ा है अलग कि इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और साथ में क्या है, सब्जेक्ट भी है। लेकिन जो आपके एग्जाम में आता है बच्चे, वो लैंग्वेज नहीं, वो क्या पूछता है, सब्जेक्ट। क्या पूछता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में चीजें, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं जो जिसको अपन को फॉलो करना होता है, जिसमें कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, प्रकार प्रकार की चीजें आती हैं। यहाँ पे जैसे सेंटेंसेस की बात करते हैं, यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश नहीं होता है, ये आपके स्पोकन इंग्लिश आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। स्पोकन इंग्लिश में तो हम बहुत सारी चीजें गलत गलत भी बोलते हैं, लेकिन उस स्पोकन इंग्लिश में उसको सही लिया जाता है। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो ग्रामेटिकल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शनल ग्रामर। तो फंक्शनल ग्रामर में कैसे यूज करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कैसे हम ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपसे कोई शब्द पूछ लूं, कोई पर्टिकुलर शब्द दे दूं, जैसे मैंने बोल दिया, मान लो वर्क। क्या बोल दिया? वर्क। WORK, वर्क मैंने बोल दिया। अब मैं आपसे पूछा, सर ये बताओ ये नाउन है कि वर्ब है, क्या है? तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर नाउन बोले कि वर्क बोले, क्योंकि वर्क जो होता है वो वर्ब की तरह भी बिहेव करता है,
जो वर्क होता है वो नाउन की तरह भी बिहेव करता है। अब ये शायद आपको नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो आपको ये कंफ्यूजन होगा मन में, अगर नहीं पता होगा तो कुछ नो स्टडी नो कंफ्यूजन होता है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई भी शब्द देख के आप ये नहीं बता सकते कि सर ये नाउन है कि प्रोनाउन है। कुछ शब्द बता सकते हैं लेकिन सारे नहीं। तो उनके लिए आपको क्या जानना होता है, फंक्शनल ग्रामर सीखना होता है। क्या सीखना होता है, फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल का मतलब क्या है, फंक्शन, कि शब्द कैसे फंक्शन कर रहा है उस सेंटेंस में, उस वाक्य में। तो उन्हीं चीजों को लेके यहाँ पे पूरी क्लास चलेगी। तो यहाँ पे जो मेन क्लास का जो फंडामेंटल रहेगा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रामर। क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रामर की कैसे एक साइंस इसमें काम करता है पूरे इंग्लिश ग्रामर में, कैसे आप शब्दों की पहचान करते हैं, कौन सा शब्द कहाँ रखना रहता है और कैसे आप क्वेश्चंस को करते हैं। पहले इतना फंडामेंटल क्लियर है। अब सवाल उठता है सर कि जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चे एग्जाम में जनरली जो पूछता है वो पूछता है कॉमन एरर। क्या पूछता है बच्चे, कॉमन एरर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। किससे संबंधित आते हैं, कॉमन एरर। अभी हम सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे लेकिन पहले बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो कॉमन एरर करके एक टॉपिक दिया रहता है, डिटेक्टिंग एरर दिखा रहता है। जैसे अगर आप व्यापम का एग्जाम या कोई अदर एग्जाम देते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, कुछ भी देते हैं आप, एसएससी बैंकिंग कुछ भी देते हैं, तो उसमें एक एरर फाइंडिंग करके एक टॉपिक लिखा रहता है जिसको हम कॉमन एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन एरर। उसमें क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दे देगा और सेंटेंस को ऐसे टुकड़ों में बांट देगा, जैसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। अब आपसे पूछेगा दोस्त ये बताओ कि पहले भाग में एरर है कि दूसरे भाग में एरर है कि तीसरे भाग में एरर है कि चौथे भाग में एरर है। तो वो गलती ढूंढनी होगी। वो गलती आप कब ढूंढ पाएंगे, जब आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा। क्या स्ट्रांग होगा, ग्रामर। और हम उस पे ग्रामर पे काम करेंगे और ग्रामर पे क्या क्या पढ़ना है, कैसे एरर के क्वेश्चन होते हैं, वो सब यहाँ पे हम सिखाएंगे आपको इस क्लास में। क्लियर है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है बच्चे किसी भी एग्जाम में जरूर आता है कॉमन एरर। चाहे कोई भी एग्जाम देंगे कॉमन एरर का क्वेश्चन आएगा, चाहे आप बैंकिंग दें, चाहे आप एसएससी दें, चाहे आप सीजी व्यापम दें, चाहे आप सीजीपीएससी दें, कॉमन एरर का क्वेश्चन जरूर आता है। दूसरा बच्चे कॉमन एरर के बाद दूसरा आता है बच्चे इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या आता है बच्चे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आता है। सेंटेंस सबका एग्जांपल देंगे अभी आज की क्लास में, हम यही बताने वाले हैं, एग्जांपल के साथ सब कुछ बताएंगे आपको, अभी थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब समझिएगा कि आपको एक सेंटेंस दे देगा और कहीं पे अंडरलाइन कर देगा। क्या कर देगा, अंडरलाइन। अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा दोस्त यहाँ पे गलती है, तो गलती है तो उसको सुधारो, उसको क्या करो, सुधारो। अगर कोई गलती नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट टिक करो और आगे बढ़ो। क्लियर है कि नहीं। तो आपको एक सेंटेंस देगा, उसमें आपको क्या ढूंढना होगा, इंप्रूवमेंट ढूंढना होगा, जिसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो दूसरा क्वेश्चन वैरायटी जो आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट को भी सीखने के लिए आपको किसकी पकड़ होनी चाहिए, ग्रामर की। और ग्रामर में क्या क्या चीजें सीखना है वो हम अभी सिलेबस के साथ आपके सामने डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो पहला हो गया बच्चे कॉमन एरर। आप लिखते भी चलिएगा या जो हम बता रहे हैं सिलेबस को, वैसे जरूरत नहीं है, इस सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लिख लें तो बेटर रहेगा। बस इस सिलेबस जो बता रहे हैं वो सब दिमाग में रखिएगा। क्लियर है। तो पहला क्या है बच्चे, कॉमन एरर। दूसरा क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्योंकि प्रैक्टिस इनकी करनी है। नाउन की प्रैक्टिस नहीं होती, प्रोनाउन की प्रैक्टिस नहीं होती। नाउन और प्रोनाउन में आप ये पढ़ेंगे, कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पेपर में डायरेक्टली यही आते हैं। क्लियर है कि नहीं। नहीं तो आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं कि नाउन की डेफिनेशन पहले पढ़ा दिया, उनके टाइप्स पढ़ा दिया, नाउन कंप्लीट, वैसे नहीं पढ़ना है। ये आप फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं कि नाउन अगर आप पढ़ रहे हैं तो नाउन में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, कॉमन एरर आएगा, कैसा आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा। तो उनके क्वेश्चन को कैसे डील करना है विद नाउन के कंसेप्ट, वो हम आपको यहाँ सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे समझिएगा कॉमन एरर हुआ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुआ। फिर उसके बाद बच्चे एक आता है फिलर्स। क्या आता है बच्चे, फिलर्स। क्या आता है बच्चे, फिलर्स। फिलर्स क्या होते हैं, फिलर्स हम बोल देते हैं। फिलर्स का मतलब आप बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कोई सेंटेंस दे देगा, उसमें कोई बीच का शब्द गायब कर देगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें कौन सा शब्द होगा। तो ये जो फिलर्स होते हैं वो 2 प्रकार के आते हैं, एक होता है वोकैबुलरी बेस्ड होता है और एक होता है ग्रामर बेस्ड होता है। तो दोनों चीजें हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, वोकैब बेस्ड भी आता है और ग्रामर बेस्ड भी आता है। तो ये हो गया बच्चे क्या, फिलर्स। फिलर्स के बाद आपके साथ एक और चीज आता है इसमें, क्लोज टेस्ट। क्या आता है बच्चे, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट कुछ एग्जामों में पूछता है, कुछ एग्जामों में नहीं पूछता। तो फिलर्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। इन दोनों को आप किस कैटेगरी में रख सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। किस कैटेगरी में रख सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब ये फिलर्स और क्लोज टेस्ट क्या है पहले ये समझना पड़ेगा दोस्त। तो देखिए क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्लोज टेस्ट में क्या डिफरेंस है फिलर से। इनको फिलर्स भी जनरली बोला जाता है। आपको पैराग्राफ दे देगा। क्या दे देगा, पैराग्राफ दे देगा, मतलब एक बड़ा सा पैसेज दे देगा और उन पैसेज में शब्दों को गायब कर देगा बीच बीच में। वो वोकैब बेस भी हो सकता है और ग्रामर बेस भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
तो उसी को बोलते हैं क्लोज टेस्ट। क्या बोलते हैं? और इसमें क्या होता है, सेंटेंस देता है, उसमें क्या देता है, पैराग्राफ। पैराग्राफ देगा तो एक साथ 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये देगा तो एक एक करके क्वेश्चन आता है। तो अगर हम बात करेंगे व्यापम की, किसकी बात करेंगे, सीधी व्यापम की। सीधी व्यापम में फिलर्स आता है। क्या आता है, फिलर्स, क्योंकि गिनती के 10 क्वेश्चन आने, गिनती के 10 क्वेश्चन आने हैं, तो फिलर्स को अगर 3-4 क्वेश्चन दे देगा तो क्लोज टेस्ट देने के लिए तो उसमें इतना क्वेश्चन ही नहीं है, तो वहां पे क्या आता है, फिलर्स आता है। लेकिन अगर आप एसएससी वगैरह के एग्जाम देते हैं या फिर कोई अदर एग्जाम देते हैं तो वहां पे अगर वेटेज ठीक ठाक रहता है तो क्या चीज आ जाता है, क्लोज टेस्ट। क्या आ जाता है, क्लोज टेस्ट। क्लियर है कि नहीं? तो आपको फिलर्स भी पढ़ना है और क्लोज टेस्ट भी पढ़ना है, ये फिल इन द ब्लैंक की कैटेगरी है। ये सारी चीजें बच्चे किस पे डिसाइड होंगी, ग्रामर पे। किससे डिसाइड होंगी, ग्रामर। इसके लिए आपको ग्रामर मजबूत करना पड़ेगा। ग्रामर का सिलेबस क्या है वो हम आपको बताएंगे। पहले इतना क्लियर है, ये इतनी कैटेगरी क्लियर हुआ। अब उसके अलावा क्या आता है एग्जाम में, उसके बाद बच्चे एक सबसे ज्यादा सिरदर्द, जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जिसे हम बोलते हैं वोकैबुलरी। क्या बोलते हैं बच्चे, वोकैबुलरी। वो कैब आता है सबसे ज्यादा एग्जाम में। कुछ एग्जामों में ऐसा रहता है कि 2 से 3 क्वेश्चन इसमें फिक्स रहते हैं वोकैब के। क्लियर है? तो वोकैब हम अलग से पढ़ेंगे, वोकैब भी साथ में हमको कवर करना है, क्योंकि वोकैब एक काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये बच्चों का सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात होता है। तो वोकैब को कैसे ठीक करेंगे, सवाल ये उठता है। तो वोकैब के लिए हम आपको शब्द को याद कराने के तरीके बताएंगे, जिसको बोलते हैं रूट वर्ड्स। क्या बोलते हैं, रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स, रूट मतलब जड़ होता है, मतलब शब्दों का निर्माण कैसे हुआ ये अगर आपको पता होगा, फॉर्मेशन कैसा हुआ ये पता रहेगा, तो आप मल्टीपल शब्दों को एक साथ याद कर सकते हैं। तो इनको बच्चे बोलते हैं रूट वर्ड्स। क्या बोलते हैं, रूट वर्ड्स। तो वोकैब जब आपका अच्छा होगा तो वोकैब से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये पहले हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले वोकैब से संबंधित एक आता है सिनोनिम। क्या आता है, सिनोनिम। सिनोनिम आता है। सिनोनिम का मतलब क्या है बच्चे, सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि वर्ड मीनिंग, जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्ड मीनिंग। जैसे आप वर्ड मीनिंग पढ़ते होंगे कि एक शब्दों के कई और भी मीनिंग, एक ही मीनिंग वाले कई शब्द होते हैं, पर्यायवाची जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, उसे ही बच्चे हम बोलते हैं सिनोनिम्स। क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। मतलब एक अर्थ निकलने वाले कई शब्द, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स, और इसे हम पर्यायवाची हिंदी में बोलते हैं। क्लियर है? तो सिनोनिम्स से भी क्वेश्चन आते हैं। और एक होता है बच्चे एंटोनिम्स। क्या होता है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है, विलोम शब्द जिसे आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड। क्लियर है? तो विलोम शब्द भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में मजबूती तब आएगी जब आपका वोकैब अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा, वोकैब। रटने से काम नहीं बनेगा, केवल रटोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वोकैब तैयार करोगे और वोकैब तैयार करने के बाद रटोगे तो आपको इजी पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तभी आप मैक्सिमम वर्ड्स रख सकते हैं। 400-500 वर्ड अगर आप दिमाग में रख लेते हैं, इतना आप पढ़ लेते हैं किस तरीके से, जो पढ़ाया जाएगा उस तरीके से, तो उतना एनफ रहता है किसी भी एग्जाम में आप परफॉर्म करने के लिए। मतलब 3 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन आप बना ही लेंगे। क्लियर? एक आध क्वेश्चन हो सकता है थोड़े से वैसे हो। ठीक है? उसके बाद बच्चे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बाद एक आता है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या आता है बच्चे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम आपसे बोलें कि एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पे भरोसा ना करे, जो ईश्वर पे भरोसा ना करे, उसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में, नास्तिक। क्या बोलते हैं, नास्तिक। वही चीज अगर इंग्लिश में हम पूछें तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे इंग्लिश में क्या पूछेगा, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अथीस्ट। क्या बोलते हैं, अथीस्ट। क्या बोलते हैं, अथीस्ट। वैसे ही अगर हम आपसे पूछे एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे भरोसा करे, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान पे भरोसा करे, तो हिंदी में तो उसका आस्तिक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे बोलते हैं थीस्ट। क्या बोलते हैं, तो एक होता है थीस्ट और एक होता है अथीस्ट। तो थीस्ट जो होता है वो आस्तिक होता है, जो भगवान पे भरोसा करता है, लेकिन थीस्ट के पहले ए लगा दो। क्या लगा दो, ए। तो ए अगर आप लगा देते हैं तो यही आपका वोकैब का है कंसेप्ट है कि किसी भी शब्द के पहले ए लगाने के बाद वो शब्द कैसा बन जाता है, नेगेटिव। कैसा बन जाता है, तो जो ईश्वर पे भरोसा करता है उसको अगर उल्टा करना चाहे तो ए लगा दिए तो क्या बन गया, अथीस्ट। तो अथीस्ट क्या हो गया, नास्तिक। क्या हो गया, नास्तिक। ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको थीस्ट और अथीस्ट आप कभी नहीं भूलोगे। थीस्ट हो गया आस्तिक और अथीस्ट क्या हो गया, नास्तिक। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं क्वेश्चंस, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? इसी तरीके से एक और चीज आता है बच्चे जिसे हम बोलते हैं क्या, इडियम्स एंड फ्रेसेस। क्या बोलते हैं बच्चे, इडियम्स एंड फ्रेसेस, जिसको मुहावरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मुहावरे और लोकतियां। क्लियर है ना? तो मुहावरे और लोकतियां आप हिंदी में पढ़ते होंगे, मुहावरे वगैरह। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब बहुत कम क्वांटिटी, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो यही बच्चे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। ये दोनों पे टेंशन ना लेना, इनमें एक कुछ लिमिटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस है,
उतना आप रट लोगे, उतना पढ़ लोगे, जो तरीका हम बताएंगे उससे आपको मैक्सिमम याद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में? इससे मैक्सिमम नहीं आता, इतना ही काफी होता है। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम एंड फ्रेजेस। क्लियर है? एक और चीज आता है आपके पेपर में देखने को मिलता है, स्पेलिंग टेस्ट। क्या मिलता है? स्पेलिंग टेस्ट। और स्पेलिंग टेस्ट भी कैसे मजबूत करना है? जितना ज्यादा वोकैब आपका मजबूत होगा, तो वोकैब जब आप पढ़ेंगे तो साथ में स्पेलिंग भी देखेंगे, और स्पेलिंग देखेंगे तो अपने आप स्पेलिंग टेस्ट अच्छा होते जाएगा। तो स्पेलिंग टेस्ट के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? तो आपको इतनी सारी चीजें, आपके कोई भी पेपर उठा लो, अगर आप व्यापम उठाओगे, इधर से 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 गिन लो कितने हो गए, 10 11 क्वेश्चन तक आ गए, 10 क्वेश्चन तक आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुए, एक इधर से 9, एक इधर से 10, दो दो इधर से आ गए। क्लियर है कि नहीं? कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन। अगर आप यही एसएससी वगैरह या अदर एग्जाम देते हो तो यहीं पे इन्हीं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दो, क्वेश्चन की क्या बढ़ा दो? संख्या। एक चीज और होता है जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, कॉम्प्रीहेंशन। क्या लिखा है हमने? कॉम्प्रीहेंशन। जिसका हमने नहीं लिखा, ये तो हमने आपको ग्रामर का पॉइंट बता दिया, और ये किसका बता दिया? वो क्या? एक और हिस्सा होता है कॉम्प्रीहेंशन। क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको अनसीन पैसेज, आप जिसे बोलते हैं, पैसेजेस बोलते हैं, तो उन पैसेजेस के भी क्वेश्चंस आते हैं, उनके भी ट्रिक्स होते हैं, उनको भी करने का तरीका होता है, तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको हमने बताया कि एग्जाम में क्या क्या चीज आती है, पहले तो ये। अब एग्जाम में इतने सारी चीजों को कवर करने के लिए, इतनी सारी चीजों को सीखने के लिए, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। ये तो आपको पता है कि ये चीजें आती हैं, लेकिन ये चीजें बनेंगी कैसे, सवाल ये उठता है। तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? सिलेबस। क्या चाहिए? सिलेबस। तो आइए हम आप सिलेबस डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या हम आपको पूरे क्लास में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस पे चलते हैं। तो ये सिलेबस क्या क्या होता है, आइए ध्यान से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सिलेबस को समझाने के लिए, सिलेबस को बताने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में बांट दिए हैं। कितने हिस्सों में बांट दिए? 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों के बाद अपने आप चीजें आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला हिस्सा, वोकैब है। पहला हिस्सा क्या है? वोकैब, जो हम बोल रहे थे वोकैबुलरी। तो वोकैब, और वोकैब में आपको क्या क्या है आपको पता है। वोकैब कैसे अच्छा करना है ये तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी। वोकैब में क्या क्या चीजें आती हैं? सिनोनिम। इसके लिए कोई टेंस, इसमें कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है। सिनोनिम्स हो गया। क्या हो गया? एंटोनिम्स हो गया। ये तो आपको करना ही है यार। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सिलेबस में आप कवर करेंगे पूरा, जो हम पढ़ाएंगे सब चीजें पूरा कराएंगे आपको। वन वर्ड के बाद क्या कराएंगे? इडियम्स एंड फ्रेसेस कराएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या होगा? स्पेलिंग। तो ये तो एक पोर्शन है जो हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है सिलेबस में, वो क्या होता है? ग्रामर। क्या होता है? दूसरा सिलेबस क्या होता है बच्चे? ग्रामर। अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर को कैसे बांटा गया है? तो सबसे पहले ग्रामर में 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा होता है बच्चे टेंस का। किसका हिस्सा होता है? टेंस का। टेंस के साथ आप क्या क्या कवर करेंगे, सवाल ये उठता है। तो टेंस के साथ आप क्या कवर करेंगे? जब आप टेंस पढ़ेंगे तो वो तो अलग बात है, सेंटेंस पढ़ेंगे तभी आप टेंस पढ़ेंगे, वाक्यों को जानेंगे तभी आप टेंस को जानेंगे। तो टेंस वगैरह पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके साथ आप क्या पढ़ेंगे? वॉइस। क्या पढ़ेंगे? वॉइस। वॉइस वॉच जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, लेकिन वॉइस से समझिए। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? नरेशन। क्या पढ़ेंगे? वॉइस हो गया, नरेशन, मतलब टेंस, सेंटेंस, वॉइस, नरेशन, ये पूरा एक पूरा टॉपिक होगा। इसके साथ आप क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे? ये सिलेबस है बच्चे आपके एग्जाम का। कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब कुछ ऐसे वाक्य जिसमें इफ लगा रहता है, वेदर लगा रहता है, तो ये सारे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये बकायदा आप पढ़ेंगे। क्या क्या है? टेंस, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस। क्लियर है कि नहीं? तो ये पूरा एक कैटेगरी है, ये पूरा सिलेबस एक पोर्शन है जिसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। और एक आखिरी पोर्शन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में जरूर आता है, एक क्वेश्चन, क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं बच्चे? क्वेश्चन टैग। वॉइस से, नरेशन से, क्वेश्चन टैग से, इन तीनों से क्वेश्चन जनरली आता है। क्लियर है कि नहीं? कंडीशनल सेंटेंसेस से भी एरर फाइंडिंग या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में आता है। क्लियर है? तो ये बच्चे किसका हो गया? आपका ग्रामर का एक हिस्सा, जो ये वाला पूरी कैटेगरी है। 2 कैटेगरी में बटा है, एक कैटेगरी है ग्रामर का। दूसरा कैटेगरी जो होता है, इसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच।
क्या बोलते हैं बच्चे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप क्या क्या कवर करेंगे, सवाल ये उठता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप क्या सीखेंगे? नाउन। क्या सीखेंगे? नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन कौन से होते हैं, ये सब आपको पूरा फंक्शनल ग्रामर के साथ हम समझाएंगे। मतलब एक प्रैक्टिकल ग्रामर होगा जिसमें आप प्रॉपर सेंटेंस आप देखें तो आप देख के बता देंगे सर ये वाला शब्द नाउन है, ये वाला शब्द प्रोनाउन है, सर ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, सर ये नाउन फ्रेज है, ये नाउन क्लॉज है, सर ये सेंटेंस है। ये सब अगर आप सीख जाएंगे तो आपको ग्रामर पढ़ने में मजा आएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी तक आप केवल डेफिनेशन रटते आए हैं, डेफिनेशन तो पढ़ना ही नहीं है भाई, डेफिनेशन तो हम ऐसे ही बता देंगे आपको, डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको प्रॉपर पहचान होनी चाहिए, एक वाक्य दिए बताओ इसमें एडवर्ब कौन सा है, क्लियर है कि नहीं? तो जिस दिन आप पहचान करना सीख जाएंगे उसके बाद आपको रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे, क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से हमें पूरे टॉपिक्स को, इस तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करना है बच्चे, क्लियर है? तो सबसे पहले क्या हो गया? नाउन, प्रोनाउन, और कौन कौन से होते हैं बच्चे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इधर लिख लेते हैं आगे, इंटरजंक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, और क्या बच्चा बच्चे? कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। एक और होता है लेकिन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता, वो बल्कि एक एडजेक्टिव का टाइप्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल। क्या बोलते हैं? लेकिन आर्टिकल को हम यहीं पे लिख देते हैं, लेकिन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? लेकिन आर्टिकल हमने यहीं पे इसलिए लिखा है क्योंकि आर्टिकल अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको एक विशेष बात पता चलेगा कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता, बल्कि एक आर्टिकल एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ये आपको कुछ पता चलेगा, क्लियर है ना? आर्टिकल इज नथिंग बट एन एडजेक्टिव, मतलब वो एडजेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट है, तो वो आप पढ़ेंगे आर्टिकल में, क्लियर है कि नहीं? तो इतनी सारी चीजें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रामर में पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं? अब ये जब कंप्लीट करेंगे तो एक हिस्सा और बचता है, कौन सा? पैसेजेस। कौन सा बचता है? पैसेजेस, जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चे? रीडिंग पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन। तो ये लास्ट पोर्शन अब बचता है। पहले बताओ ये ग्रामर क्लियर है? इसको कंप्लीट करने के बाद आपके पेपर में आता है रीडिंग पैसेज। क्या आता है? मतलब इसके लिए आपको रीडिंग अच्छी आनी चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, कोई बुक पढ़ना, जैसे मैं आपके सामने अखबार रख दूं इंग्लिश का, आप उसको पढ़ पाए, तो पढ़ पाएंगे तो आपको ये मदद मिलेगा इस टॉपिक में। यही चीज चेक करना चाहता है एग्जामिनर, जिसको ये हर एक एग्जाम में नहीं आता है, जैसे व्यापम में नहीं आता है, ये सीजीपीएससी में आता है, ठीक है ना? और किसमें आता है बच्चे? आपके बाकी सब एग्जाम में आता है, एसएससी में हो गया, बैंकिंग हो गया, सब में आता है। बैंकिंग में तो अच्छा खासा वेटेज है इसका कॉम्प्रीहेंशन का, तो आपको ये कवर करना होगा। तो ये रीडिंग में आप क्या पढ़ेंगे? बाकी जितने भी आप एग्जाम देते हैं लाइक टीचर उचर वाले, सब में आता है, ठीक है? तो रीडिंग वाले में क्या क्या पढ़ेंगे आप? कॉम्प्रीहेंशन। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्रीहेंशन, जिसको आप पैसेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसेजेस, ठीक है? तो आप यहाँ पे पैसेजेस वगैरह पढ़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसे हम बोलते हैं या पैसेजेस बोलते हैं, ये सारा कुछ हम आपको उसमें पढ़ाएंगे, क्लियर है कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया, इतना सारा सिलेबस आपको कवर करना है, और इस सिलेबस को करीब कवर करने में 2.5 से 3 महीना लग जाता है। कितना लग जाता है? 2.5 से 3 महीना लग जाता है पूरी सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो इतना टाइम आपको लगेगा। साथ में क्लासेस का वीडियो भी मिलता रहेगा आपको, अगर कोई क्लास को रिपीट आपको देखना हो तो आपके लिए वीडियो भी हम एक्सेस दे दिया करेंगे, जैसे जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, क्लियर है कि नहीं? ताकि कभी ऐसा लगे कभी आपकी क्लास मिस हो गई है, आपको फिर भी क्लास अटेंड करना है, तो उसके लिए हम आपको वीडियो वगैरह सारा कुछ इस क्लास में देंगे। तो ये बताओ पहले, इतना पूरा सिलेबस क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आया? अच्छा, एक चीज नहीं बताए जो आपके एग्जाम में आता है, कॉम्प्रीहेंशन के अलावा एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं PQRS फॉर्म। क्या बोलते हैं? PQRS। इसका मतलब होता है जंबलिंग। क्या होता है? जंबलिंग। ये आता है व्यापम में भी आता है जंबलिंग। जंबलिंग में क्या करता है? अभी एसआई का पेपर हुआ था तो आए थे क्वेश्चन। जंबलिंग क्या बोलते हैं? जंबलिंग। जंबलिंग क्या करता है कि एक सेंटेंस दे देगा, एक सेंटेंस के कुछ हिस्से को उठा के इधर कर देगा, कुछ हिस्से को उठा के उधर कर देगा, कुछ हिस्से को उठा के उधर कर देगा, और बोलेगा इसको सही जमाइए, इसको सही जमाइए, उसको जमा के लिखना है। उसी को हम बोलते हैं बच्चे जंबलिंग। क्या बोलते हैं? जंबलिंग। और क्या बोलते हैं? PQRS फॉर्म बच्चे एसएससी में बोला जाता है। एसएससी में क्या बोला जाता है इसी चीज को? PQRS, क्योंकि वहां पे ऑप्शन देता है PQRS, और उसको जमा के आपको प्रॉपर ऑप्शन दिया रहता है PQRS PRQS ऐसे करके, ठीक है ना? तो ये PQRS होते हैं फॉर्म, या फिर इसको जंबलिंग भी बोलते हैं। तो ये आपके पेपर में, आजकल आपके पेपर में भी PQRS के फॉर्म में आने लगा है, जंबलिंग के फॉर्म में नहीं आता, PQRS फॉर्म में आता है, क्लियर है ना? मतलब ऐसे देख देगा, यहाँ पे P सेंटेंस है, P के बगल में कुछ वाक्य लिख दिया,
क्यू के बगल में कुछ लिख दिया, आर के बगल में उसको आपको जमाना है कि पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे। क्लियर है कि नहीं? तो इतना सारा सिलेबस आपको यहाँ पे कवर करना है। क्लियर है कि नहीं? तो रीडिंग पैसेज में कॉम्प्रीहेंशन हो गया, PQRS हो गया, कुछ बचा तो नहीं, सारा कुछ तो हो गया। अच्छा, क्लोज टेस्ट जो है, क्लोज टेस्ट हमने यहाँ नहीं लिखा है, ये भी इसी का पार्ट होता है, क्लोज टेस्ट इसी का पार्ट होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये पूरा सिलेबस बच्चे हम आपकी क्लास में कवर करने वाले हैं। पहले बताइए सिलेबस पूरा कंप्लीट है, समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको आज की क्लास को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। पहले सिलेबस ठीक है, अब सिलेबस आपको समझ में आया है तो थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल समझिएगा। उसके बाद अब हमने आपको एक चीज बताया था, ध्यान से देखिए, ये सब सीखने के लिए आपको हमने बताया इतना सारा सिलेबस करना। अब आपके सामने सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया हमने, कॉमन एरर। क्या दिया? कॉमन एरर। तो आओ थोड़ा सा कॉमन एरर के बारे में सीखो, कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा कुछ एग्जांपल देते हैं, आज आपको पता चलेगा कि कैसे पेपर होगा, फिर हम आपको कल से सिखाएंगे, ठीक है ना? अभी कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, जैसे एक सेंटेंस हम आपके सामने लिख रहे हैं, लिखेगा यहाँ पे, आपको बताना क्वेश्चन कैसे आएगा, हम बता रहे हैं, माई आर माई मैथमेटिक्स आर, पहले पूरा लिख लीजिए इसको, आर वेरी पुअर, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर सिंस चाइल्डहुड, ये लिखा हुआ है। और इस क्वेश्चन में क्या किया है, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, और यहां पे अंडरलाइन कर दिया, ऐसे पेपर में ऐसे आएगा, ये ऐसे वाक्य दे दिया और एक जगह अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा इस अंडरलाइन में कि ये बताइए ये लाइन ठीक है कि गलत है, गलत है तो सही करिए, और आपके पास कितने ऑप्शन देंगे, 4। कितने देंगे? 4। और हम आपके सामने 4 ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन, हैव बीन वेरी पुअर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, हैज बीन वेरी पुअर। तीसरा ऑप्शन, इज वेरी पुअर, इज वेरी पुअर। ठीक है, चौथा, नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार की जरूरत नहीं, कोई सुधार की जरूरत नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा एक पहला क्लास है इसलिए सारा चीज आपको पता हो जाना चाहिए पहली क्लास में कि पेपर कैसे आता है और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। क्लियर है ना? तो अब आपके सामने हमने एक सेंटेंस लिखा बच्चे, पेपर में ऐसी वाक्य आएगा, बोलेगा माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर सिंस चाइल्डहुड, ये लिखा है सिंस चाइल्डहुड। अभी आप ये मत समझना सर आपने नाउन नहीं पढ़ाया, वो अभी मैं कुछ पढ़ाया ही नहीं हूँ, अभी पढ़ाने का शुरू हुआ ही नहीं, आपका 3 क्लासेस केवल इंट्रोडक्शन चलेगा। ये पहला क्लास इंट्रोडक्शन में सिलेबस डिस्कस हुआ, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कल की क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, शब्दों की पहचान करना सीखेंगे। क्या करेंगे, शब्दों की, कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, कौन से शब्द को देख के पता चल रहा है नाउन है, कौन से शब्द को देख रहा है प्रोनाउन है। क्लियर है कि नहीं? वो कब सीखेंगे, कल। तो पहले बेस तैयार हो रहा है। ये 3 दिन की क्लास जो रहेगी, फ्राइडे, और आज कौन सा डे, थर्सडे है क्या, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इसमें 3 में आपका बेस तैयार हो जाएगा। और इसीलिए बेस तैयार करके फिर प्रॉपर तरीके से हम सिलेबस मतलब एक एक टॉपिक के साथ शुरू कर देंगे, कब से, आपका मंडे से। क्लियर है ना? लेकिन ये 3 चीज बहुत जरूरी है सीखना जो अभी हम सिखा रहे हैं, क्योंकि यही सारी चीजें आपका बेस तैयार होगा, यही से आपका पूरा चीजें कंप्लीट होंगी। तो वो कल से हम शुरू करेंगे, आज केवल क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन जैसे आ गया, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर सिंस चाइल्डहुड, और आपके पास कितने ऑप्शन दे दिए हैं, 4। इसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब आपको ये बताना है कि सेंटेंस आपको दिया है, यहाँ पे अंडरलाइन किया, अब आपको बताना है ये वाला पार्ट में कोई गलती है कि नहीं है, पहले ये ढूंढो। अगर गलती है तो बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, क्या ये वाला होगा, क्या ये वाला होगा, क्या ये वाला होगा, या कोई सुधार की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, इसलिए बोल दिए नो इंप्रूवमेंट। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर हुआ। अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या होगा, एक बार ट्राई करिए, तुक्का मारिए, अभी नहीं जानते हैं तो तुक्का मारिए। देखो अब बताते हैं, जो बच्चे आधा अधूरा जानकारी रखते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, वो मैथमेटिक्स को समझते हैं, ये मैथमेटिक्स का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, इसके बारे में बात हो रहा है, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर सिंस चाइल्डहुड। तो ये माई मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पुअर नहीं है,
मैथमेटिक्स का मतलब होता है बच्चे, माई मैथमेटिक्स का मतलब है माई कैलकुलेशंस। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? कैलकुलेशंस। अगर मैथमेटिक्स के साथ सब्जेक्ट लिखा होता, क्या लिखा होता? माई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, तो वो विषय होता। लेकिन केवल मैथमेटिक्स बच्चे सब्जेक्ट नहीं होता, इसका अर्थ निकलता है कैलकुलेशन। क्या निकलता है? कैलकुलेशन। अब ये बात आपको पता होगा तो ही तो आप कर पाओगे ना पेपर में। क्लियर है कि नहीं? तो ये मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, ये पढ़े भी रहते हैं ऐसा स्कूल में कई बार ऐसा टीचर से कि सर मैथमेटिक्स तो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। ऐसा पढ़ते हैं। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये हम आपको सब पढ़ाएंगे। अभी बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। बचपन से रटे रहते हैं ट्रिक ये। तो बोलेंगे सर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज। क्या आना चाहिए? इज। या फिर क्या आना चाहिए? हैज। क्या आना चाहिए? हैज। ऐसा सोचते हैं वो, लेकिन ऐसा उनका सोचना गलत होता है। सबसे पहली बात ये है कि इस मैथमेटिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे कैलकुलेशन का मतलब है, और कैलकुलेशन जो होता है बच्चे वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। लेकिन अगर मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट की तरह बिहेव कराएंगे, सब्जेक्ट की बात होगी, तो वो होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन जब मैथमेटिक्स का अर्थ निकलता है कैलकुलेशन, तो बच्चे क्या मतलब बचपन से मेरा कैलकुलेशन वीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बचपन से मेरा गणित ठीक नहीं है। गणित ठीक नहीं, गणित मतलब क्या है? कैलकुलेशन। गणित मतलब क्या है? कैलकुलेशन। वो सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट तो हर साल आपका चेंज होता है। 9th का मैथ्स का सिलेबस अलग है, 10th का मैथ्स का सिलेबस अलग है, 10वीं का अलग है, हाँ या ना? तो यहाँ पे लेकिन क्या चीज आपका बचपन से वीक है? कैलकुलेशन। क्या वीक है? कैलकुलेशन। तो यहाँ पे इस मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसके आगे जो लगेगा वो तो प्लूरल लगेगा। क्या लगेगा? प्लूरल। तो ये प्लूरल के कारण बच्चे यहाँ पे सबसे पहली बात क्या क्या नहीं आएगा? इज वाला तो नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि प्लूरल ही आएगा। इज होता है सिंगुलर। इज क्या होता है? सिंगुलर। क्यों होता है, क्या होता है, सब हम आपको पढ़ाएंगे, भी पढ़ाना नहीं शुरू किए, ठीक है? अब आप पहली चीज तो ये समझ में आ गई सर कि ये इज वाला नहीं होगा, लेकिन ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ये आप सोचेंगे सर यहाँ तो आर लिखा है, आर तो प्लूरल होता है, लेकिन फिर भी गलत है। इसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ पे क्या लगा है? सिंस। क्या लगा है? सिंस। तो जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पे ऐसी चीज बताएंगे कि सिंस के बाद जो शब्द लगा है, सिंस के साथ अगर टाइम वर्ड लगा है, क्या लगा है? टाइम वर्ड, जो समय को बताता है। जैसे बचपन, बचपन किसको बता रहा है? समय को। अब बचपन से ये काम करते आ रहे हैं, तो बचपन क्या है? एक टाइम है, टाइम को बता रहा है कि बचपन मतलब एक समय के अंतराल को बता रहा है। तो यहाँ पे बच्चे सिंस के साथ टाइम अगर लगा रहता है, तो बच्चे हमेशा कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करता है? परफेक्ट। किसको रिप्रेजेंट करता है? परफेक्ट। और ये हम किस में पढ़ाएंगे आपको? टेंस में। किसमें पढ़ाएंगे? टेंस में, जब आपका टेंस टॉपिक शुरुआत होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इससे पता चला कि सिंस के साथ टाइम वर्ड है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस किसमें होगा? परफेक्ट में। किसमें होगा? परफेक्ट में। और यहाँ पे कैलकुलेशन के कारण यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल। क्या होगा? प्लूरल। तब आपको समझ में आएगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है सर? हैव बीन। कौन सा है सर? हैव बीन। हैव क्यों आया? हैज होता है सिंगुलर के साथ, और हैव होता है प्लूरल के साथ। और यहाँ पे हैव और हैज कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस क्या होता है? परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। तो ये परफेक्ट के कारण या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा, लेकिन कैलकुलेशन के कारण यहाँ पे हैव आएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन। इस तरीके से जवाब देना होता है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको ये समझ में आया कि जवाब देते समय हमने कितनी चीजें पकड़ी। एक तो हमने कहानी पकड़ी है नाउन की। किसकी पकड़ी है? नाउन में हमने सिंगुलर और प्लूरल की जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरी जानकारी किसकी होनी चाहिए? टेंस की। किसकी जानकारी होनी चाहिए? टेंस की। अब आप ये देखोगे कि नाउन अलग है, टेंस अलग है, दोनों ग्रामर का पोर्शन है। तो जब हमारा नाउन टेंस दोनों क्लियर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एकदम स्पीड तरीके से जवाब दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो इसलिए हमें ये ग्रामर सीखना जरूरी होता है एग्जाम में। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? क्या यहाँ पे कहीं पे ऐसा हुआ कि नाउन की डेफिनेशन लगी है? क्या यहाँ लगा है कि टेंस क्या कुछ कितने टाइप्स होते हैं, कुछ पूछा है? सीधा सा पकड़ था। सिंस लगा है तो क्या है? परफेक्ट है। परफेक्ट है तो हैज या हैव लगेगा। लेकिन कैलकुलेशन का अगर मतलब पता होता, मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, वो कैब अगर आपका अच्छा होता, तो आपको पता चलता ये प्लूरल है, इसलिए क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्लियर है कि नहीं? उसके साथ आपका ये वाला जवाब क्लियर हो गया। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिमिलर हो नहीं सकता, और इंप्रूवमेंट इस तो हो ही नहीं सकता था। इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये आर लगा है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लॉजिक क्लियर हुआ? अभी आपको ये सॉल्यूशन सीखने का भी नहीं है। अभी तो हम आपको जब सेंटेंस पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे, वहां से आपकी खेल शुरू होगा। आज तो क्या है? इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसको ओरिएंटेशन क्लास बोलते हैं, जिसमें आपको पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये बताइए, समझ में आया? आगे बढ़े। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब एक क्वेश्चन और देते हैं एरर फाइंडिंग का। किसका देते हैं? एरर फाइंडिंग। एक क्वेश्चन और लिखेगा, लिखे जैसे देयर इज नो बाउंडेशन हियर। एक सेंटेंस और लिखेगा,
देयर इज नो बाउंडेशन हियर सो यू कैन मूव, so you can move, ठीक है। सेंटेंस ये है, देयर इज नो बाउंडेशन स्लैश हियर सो यू कैन स्लैश मूव फ्रीली एनीवेयर स्लैश नो इम्प्रूवमेंट। अब इसको बोलते हैं एरर डिटेक्शन या एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन। जैसे इसमें ये है आपका पहला भाग, ये है दूसरा भाग, ये है तीसरा भाग और ये है बच्चे चौथा भाग। 4 भागों में बांटा है। आपको बताना है कि किस भाग में एरर है। आपको ये बताना है ए पार्ट में एरर है कि बी पार्ट में एरर है कि सी पार्ट में एरर है कि डी पार्ट में एरर है। समझ में आया क्वेश्चन? और ऑप्शन कैसे दिया रहेगा? पहला ऑप्शन दिया रहेगा ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन सी और चौथा ऑप्शन किस भाग में एरर है, फाइंड द एरर। डी कब टिक करना है? जब कोई गलती नहीं, जब कोई गलती नहीं। तो पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं ये क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो अब ये ऐसे क्वेश्चन कैसे उड़ाओगे? अब सवाल ये उठता है। तो पढ़ने में तो आपको सब कुछ सही लग रहा है, देयर इज नो बाउंडेशन हियर सो यू कैन मूव फ्रीली एनीवेयर, मतलब यहाँ कोई तुम्हारे लिए कोई बंदिश नहीं है, तुम यहाँ कहीं भी घूम सकते हो, यही ना कहने का मतलब है। आप एकदम ट्रांसलेशन में प्रॉपर में मत घुसिएगा अभी शुरुआत में, आप इसका लगभग मीनिंग समझिएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे इसका मतलब क्या निकलता है, देयर इज नो बाउंडेशन हियर सो यू कैन मूव फ्रीली एनीवेयर, मतलब यहाँ तुम्हारे लिए कोई बंदिश नहीं है, तुम यहाँ कहीं भी घूम सकते हो। समझ रहे हो? तो ये सेंटेंस हो गया। अब ऐसे सेंटेंसेस का जवाब क्या देते हैं? और सबसे पहली बात, आप ट्रांसलेशन वगैरह यहाँ पे अभी फिलहाल भी नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन की क्लास अलग होती है, अलग से हम पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करिएगा। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आंसर होगा। ऐसा नहीं देते हैं, ऐसा देना ही नहीं होता। इंग्लिश को इंग्लिश तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश अलग भाषा है, हिंदी अलग भाषा है। क्लियर है ना? दोनों को रिलेट आप नहीं कर सकते अभी। तो अब आप ये बताइए इसमें गलती क्या? किसी को लग रहा है कहीं पे एरर है? तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो गलती है बच्चे, कहाँ पे है? बाउंडेशन। कहाँ पे गलती है? बाउंडेशन। सबसे पहली बात, बाउंडेशन नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, बाउंडेशन नाम का कोई शब्द ही, लेकिन बचपन से हम क्या बोलते आए? बाउंडेशन। देयर इज नो बाउंडेशन हम बोलते रहते हैं जनरली, लेकिन बाउंडेशन नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। जैसे आंटी, हम आंटी बोलते हैं, आंटी नाम का कोई शब्द ही नहीं होता ग्रामर में, आंट होता है। क्या होता है? आंट। आप आंटी बोलते हैं लेकिन आंटी ग्रामर नहीं मानता, उसको एरर बोलता है। वैसे बाउंडेशन कोई शब्द नहीं होता, बाउंडेशन शब्द नहीं होता। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, बाउंड शब्द होता है, BOUND बाउंड होता है, लेकिन बाउंडेशन नाम का कोई शब्द नहीं होता। अब ये आपको पता होता तो ही ना आप एरर फाइंड कर पाते, नहीं तो कहां से पता चलेगा? अब यही बात हम आपको सारा कुछ सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो बाउंडेशन नाम का कोई शब्द नहीं होता है, सबसे पहली बात। तो आप ये बताइए, अगर बाउंडेशन नाम का शब्द नहीं होता, सर ठीक है हमें पता चल गया यहाँ तो एरर है, लेकिन अब आप ये बताइए यहाँ पे हो क्या सकता है? तो यहाँ पे एक प्रॉपर शब्द लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस। क्या लगा सकते हो? तो बाउंडेशन की जगह आप क्या शब्द लिख सकते थे? रिस्ट्रिक्शंस। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस हियर सो यू कैन मूव फ्रीली एनीवेयर। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बाउंडेशन नाम का शब्द नहीं होता। अब आपको ऐसी जानकारी होगी तब तो आप गलती पकड़ पाओगे ना, नहीं तो कहां से पता चलेगा? क्या हमें कोई डेफिनेशन पढ़ने में पता चलेगा? तो ये बच्चे, यही आपको चीजों को सीखना है, यही हम आपको क्लास में सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ये पता चला बाउंडेशन नाम का शब्द नहीं होता, जैसे आंटी नहीं होता, बचपन से हम बोलते आए और ये हम बोलते आए, इसलिए आप स्पोकन वाली जो इंग्लिश है ना, वो ग्रामर में काम नहीं आती है, कॉम्पिटिशन में काम नहीं आती है। क्लियर है कि नहीं? तो कंपटीशन वाली इंग्लिश को कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे स्पोकन में तो आप आंटी बोल देते हैं, लेकिन आपको आंटी नहीं बोलना है ग्रामर में। ग्रामर में आपको लिखित रहता है, जिसका आपके पास सबूत होता है, और सबूत में गलती नहीं किया जाता। मौखिक तो कितना भी बोलते रहते हैं, नेता लोग को नहीं देखते, अभी चुनाव आ रहा है, ध्यान, घोषणा, लिखित में कोई नहीं देगा, लेकिन सब किस में बोलते हैं? मुंह से बोलते रहते हैं, क्योंकि मुंह से बोले हैं भाई कल बदल गए, लेकिन लिखित में देंगे तो क्या होगा? उसका सामने फिर प्रत्यक्ष प्रमाण एकदम फिर दिक्कत आने लगता है। क्लियर है कि नहीं? तो वही कहानी है बच्चे। तो यहाँ पे आपको, ये आप जो ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये आपका जो रहेगा ग्रामर, इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ये आप फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये आप यहाँ पे वो वाला नहीं पढ़ रहे हैं, आप स्पोकन इंग्लिश नहीं रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे आपको शब्दों के बारे में जानकारी भी हम आपको जब पढ़ाते जाएंगे तो बताते चलेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और। पहले बताइए इतना क्लियर है? पहला एग्जाम्पल किसका लिया हमने? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। दूसरा किसका लिया? एरर फाइंडिंग का। एरर फाइंडिंग में क्या चीज सीखना पड़ेगा? शब्द कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, ये भी आप बकायदा नाउन प्रोनाउन वगैरह में सीख जाएंगे। क्लियर? नाउन वगैरह में सीख जाएंगे।
यहां तक ठीक है। अब आगे चलें। अब एक और लिखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। कैसे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है? जैसे हम आपसे बोलते हैं आई वांट टू फिल इन द ब्लैंक्स अ कार, आई वांट टू fill in the blanks a car as I don't want to travel by bus, as I don't want to travel by bus। ऑप्शन देखना, बड़े मजेदार ऑप्शन होंगे। पहले लिख लेना, क्या लिखोगे? आई वॉन्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स अ कार एज आई डोंट वॉन्ट टू ट्रेवल बाई बस। आप एक कार को खरीदना चाहते हैं क्योंकि आप बस से ट्रेवल करना नहीं चाहते, आपको बस से सफर करना अच्छा नहीं लगता। क्लियर है कि नहीं? तो अब आपके पास ऑप्शन देखिए बड़े शानदार होंगे। ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना, बाय, सेल, परचेज, पार्क। कितने ऑप्शन है? 4। क्या क्या है? बाय, सेल, परचेज और पार्क। ये हो गया फिलर्स का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन हो गया? फिलर्स। ऐसे आते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो? पहला ऑप्शन क्या दिया है? बाय, दूसरा दिया है सेल। बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना, परचेज मतलब भी खरीदना, और पार्क मतलब पार्किंग, पार्क जो करते। तो ये बताओ, आई वॉन्ट टू पार्क अ कार एज आई डोंट वॉन्ट टू ट्रेवल बाई बस, होगा क्या? आप पार्क करना चाहते हो, कोई अर्थ निकल रहा है? आप कार को क्या करना चाहते हो? खरीदना चाहते हो। कार को इसलिए खरीदना चाहते हो ताकि आपको बस से सफर ना करना पड़े, यही ना होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे कंफर्म हो कि क्या क्या चीज नहीं होगा, ये बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, सेल तो हो ही नहीं सकता कि आप कार को बेचना चाहते हो ताकि आप बस से सफर ना कर सको। कोई तर्कहीन शब्द है कि नहीं है? कोई तर्क है इसमें? तो साफ शब्द गलत है। और ये पार्क भी क्या हो गया? गलत। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि आप पार्क नहीं करना चाहते और सेल नहीं करना चाहते, आप बल्कि खरीदना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आप कार इसलिए खरीदना चाहते हैं ताकि आपको बस से सफर ना करना पड़े, यही ना क्वेश्चन का मतलब। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये बताइए, यहां सेल और पार्क तो नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब जो तुक्का मारते हैं ना, उनको ये भी नहीं पता होता, कुछ भी मार के आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाओगे ना। अब ये बताओ, इसमें बाय भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? अब सवाल ये उठता है, हाँ, परचेज होगा कि बाय होगा? परचेज। अच्छा, परचेज होगा, ठीक है। बाय क्यों नहीं है? इसके लिए वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही जवाब। अब ध्यान से देखिएगा, बाय और परचेज में फर्क समझिए। अगर कोई एक ऐसी चीज हो जिसको आप रोजाना खरीद सकते हैं, रोजाना खरीदते हैं, जैसे अंडे रोजाना खरीदते हो, 2 अंडे 3 अंडे रोज खाते रहते हो ना, खरीद खरीद के। कोई भी सामान ऐसा जो रोज, कॉपी, नोटबुक डेली खरीदते रहते हो। तो जो कोई एक ऐसी चीज जिसको आप रोजाना खरीदते रहते हैं और वो सस्ती होती है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? बाय। क्या यूज करते हैं? लेकिन बच्चे परचेज कब यूज करते हैं? जब कोई एक ऐसी चीज जो बहुत समय बाद आप खरीदते हैं और वो महंगी होती है, बहुत समय बाद। जैसे कार आप रोज खरीदते रहते हैं क्या? कार आप 5 साल में एक बार खरीदेंगे, 4 साल में एक बार खरीदेंगे, एक ही बार खरीदेंगे। तो ऐसी चीज जिसको आप बहुत कम खरीदते हैं, बहुत समय बाद खरीदते हैं, और वो चीज बहुत समय तक चलती है, बहुत समय तक चलती है। जैसे कार लिए और कल खराब हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। कार 5 साल तक कुछ पता ही नहीं चलना है, बढ़िया से चलेगी। लेकिन यही चीज आप एक नोटबुक ले लो, भर जाएगी कुछ दिनों में। क्लियर है कि नहीं? तो कोई एक ऐसी चीज जो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, उसके केस में हम क्या यूज करते हैं? बाय। क्या यूज करते हैं? और कोई एक ऐसी चीज जो लंबे समय के लिए लिया जाता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? परचेज। या फिर आप सस्ती चीज और महंगी चीज से भी बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और अच्छे से समझे तो और कैसे? अच्छा, जैसे मान लो अगर मैं बहुत सारी बंडल कॉपी का खरीदूं, बंडल खरीदूं कॉपी का, तब बाय यूज करूंगा कि परचेज यूज करूंगा? मतलब 1000 कॉपी खरीदा मैंने। कॉपी जो खरीदना वो क्या होता है? एक तो रोज रोज वाली चीजें हैं जो हमेशा जनरली कॉपी पेन हम खरीदते रहते हैं। लेकिन अगर मैं पूरा इसमें उसमें खरीदूं, किसमें खरीदूं? बंच में खरीदूं। किसमें खरीदूं? बंडल में खरीदूं। किसमें खरीदूं? बंडल में। तब बच्चे हम क्या यूज करते हैं? परचेज। तब क्या यूज करते हैं? अगर कोई सस्ती चीज हो जो कम समय के लिए, लेकिन वो खरीदी जाए किसमें? इकट्ठा खरीदी जाए,
मतलब बंडल्स में खरीदी जाए, बंचेस में खरीदी जाए, तो बच्चे हम क्या यूज करते हैं? परचेज। क्या यूज करते हैं? परचेज। तो अगर आपको परचेज और बाय का डिफरेंस पता होगा तभी तो आप सही जवाब दे पाएंगे ना। और ये तो वोकैब का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? वोकैब का। क्लियर है कि नहीं? और ऐसे ही फिलर्स आते हैं। तो यहां पे बच्चे क्या बाय नहीं होगा, क्या होगा? परचेज होगा। आई वॉन्ट टू परचेज अ कार एज आई डोंट वॉन्ट टू ट्रेवल बाई बस। क्योंकि कार एक ऐसी चीज है जो आप लंबे समय के लिए लेते हैं, लेकिन अगर आप कोई सस्ती चीज लेते हैं जो रोजाना लेते हैं लेकिन इकट्ठा ले रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपने पेन ले लिया, और पेन ले लिया आपने 1,00,000 पेन खरीदा। कितने लाख खरीदा? 1,00,000 पेन। तो उस केस में आप बाय नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? परचेज। क्या यूज करेंगे? परचेज। तो ये बाय और परचेज का डिफरेंस अच्छे से क्लैरिटी समझ में आया? तो ये चीजें बच्चे होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू परचेज अ कार एज आई डोंट वॉन्ट टू ट्रेवल बाई बस। समझ में आया? तो ऐसी चीजें आती हैं फिलर्स में। किसमें आती हैं? फिलर्स में। तो अभी आज की क्लास में हमने कुछ सिखाया नहीं। आज की क्लास में आज हमने केवल बताया है कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है ना? तो एरर फाइंडिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है, पैसेजेस, ये सारी चीजें। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। और हम नेक्स्ट क्लास से बाकायदा पढ़ेंगे आपका इंट्रोडक्शन क्लास। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। आज तो था ओरिएंटेशन। क्या था? ओरिएंटेशन। कल से इंट्रोडक्शन होगा। कल से हम बाकायदा आपका लेटर से शुरू करेंगे, शब्द में जाएंगे, फ्रेज में जाएंगे, क्लॉज में जाएंगे, वाक्य में जाएंगे, वाक्य से सेंटेंस में जाएंगे, वाक्य मतलब सेंटेंस ही है, सेंटेंस से टेंस में जाएंगे, टेंस से वॉइस में जाएंगे, वॉइस से नरेशन में जाएंगे, नरेशन से कंडीशनल सेंटेंस में जाएंगे, फिर क्वेश्चन टैग में जाएंगे, खत्म होगा, फिर नाउन शुरू करेंगे। क्लियर है कि समझ में है? तो कल की 2 क्लासेस और बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे क्या मैं कल पढ़ाऊंगा वो थोड़ा बता देता हूं, आज के लिए इतना काफी है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब कल क्या सीखोगे? देखो, जैसे मैं बोल दूं ही इज अ डॉक्टर, लिखा है क्या? लिखा ही इज अ। अब ये बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? 3 चीज होती है वाक्य बनाने में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ये बताओ सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, कौन है, और ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या वर्ब कहां है? वर्ब है। वर्ब है। मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा, इसमें वर्ब है कि नहीं? ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहां है? बिना मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं होता, पहली बात ही। मेन वर्ब तो होना चाहिए किसी भी वाक्य में। देखो, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट हटा दो चलेगा, ऑब्जेक्ट हटा दो चलेगा, मेन वर्ब नहीं हटा सकते। तो आप बोल रहे हो सर ये हेल्पिंग वर्ब है, मैं आपकी बात अगर मान भी लेता हूं तो मेन वर्ब कहां है? इसकी जानकारी हमें नहीं है, और इसी की जानकारी हम आपको पहले इंट्रोडक्शन में देंगे। एकदम बेसिक चीजें हैं। बात समझ में है? तो सबसे पहली बात, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बच्चे। ये क्या है? क्या है ये? और कौन सा मेन वर्ब है ये भी पता होना चाहिए। इसको अवस्था बताने वाला मेन वर्ब बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब। क्या बोलते हैं? जो अवस्था बताता है। तो ऐसी चीजें कल हम आपको पहचान करना। अब ये डॉक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अब ये सारी चीजें आप कब सीखेंगे? कल से। कब से सीखेंगे? कल से। और कल से व्यवस्थित क्लास आपकी चलेगी। कल से कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा मेन वर्ब है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। ये सारी चीजें हम आपको कल की क्लास से सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो कल की क्लास से क्या शुरू होगा? इंट्रोडक्शन। क्या शुरू होगा? इंट्रोडक्शन। अक्षरों से शुरू करेंगे, लेटर से शुरू करेंगे, लेटर से शब्द बनाएंगे, और शब्द से आगे कहानी लेके चलेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए कहानी के लिए इतना काफी। आज की कहानी केवल ओरिएंटेशन था। कल से हम इसके आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।